हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के डेस्टिनेशन है कलकत्ते की इको पार्क। ये कलकत्ते की न्यू टाउन में है, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक है और ये इंडिया की सबसे बड़ी अर्बन पार्क है। ये पार्क 480 एकड़ बड़ा है और इसके साथ इसमें 104 एकड़ की एक बड़ा सा झील भी है। इस पार्क को 29 दिसंबर 2012 में ओपन किया गया था। ये पार्क एक से बढ़कर एक आकर्षण से भरा है और सभी को ये पार्क बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनों को लेके इस पार्क में आप एक पूरा छुट्टी का दिन बिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इको पार्क पूरा घूमेंगे और उसके साथ इको पार्क के बारे में हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इको पार्क में 4 ठो गेट है जो गेट नंबर 1, 2, 3, 4 से जाने जाते हैं। एयरपोर्ट की तरफ से आने से गेट नंबर 4 सबसे पहले आएगा और न्यू टाउन की तरफ से आने से गेट नंबर 1 सबसे पहले आएगा। हमने ये तय की कि हम 1 नंबर गेट से ही इको पार्क को देखना शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है इको पार्क 1 नंबर गेट की टिकट काउंटर। इको पार्क की एंट्री फी 30 रुपीज पर हेड। अंदर में जाने से पहले ये सब इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए जो आगे जाके काम आएगी। हमने अपना टिकट ले लिए तो चलिए इको पार्क में प्रवेश करते हैं। गेट में पूछने से हमें यह बताया गया कि बाएं तरफ की रास्ते से आगे जाने से रूबी अरण्य मतलब रूबी फॉरेस्ट, उसके बाद जापानीज फॉरेस्ट और एकदम अंत में आईफेल टावर हमें देखने को मिलेगा। यह है रूबी अरण्य मतलब रूबी फॉरेस्ट। रवि अरण्य से थोड़ी ही आगे जाके हमें मिलेगा एक बड़ा सा झील और उसकी बिल्कुल बाएं तरफ हमें मिल जाएगा जापानीज फॉरेस्ट। यही है जापानीज फॉरेस्ट। गेट के बिल्कुल सामने ही हमें 4 जापानीज लायन डॉग मिला। चलिए जापानीज फॉरेस्ट से घूम के आते हैं। गेट से अंदर जाने से ही हमें गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिली। इसी रास्ते से आगे जाके हमें एक लकड़ी का पुल मिला। इस पुल के ऊपर से जाने के समय ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग धरती पे आ गया। मैंने आज तक इतना खूबसूरत जगह कहीं पे नहीं देखा। इसी रास्ते में हमें एक पीला बम्बू की जंगल देखने को मिला। जापानीज ये मानते हैं कि मोनेस्ट्री के सामने ये पीला बम्बू की जंगल एक दैविक शक्ति लाते हैं और यही है वो जापानीज पैगोडा जो जापानीज फॉरेस्ट की एक मेन अट्रैक्शन माना जाता है। सच में ये जगह सोचने से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए पैगोडा के अंदर में प्रवेश करते हैं।
पैगोडा की बिल्कुल राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा जापानीज सीरीज ऑफ रेड तोड़ी गेट्स। जापानीज ये मानते हैं कि कोई भी अगर इस रास्ते से अपना कदम गिनते हुए चले तो वो अपनी अंतरात्मा से संपर्क कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल साइड में हमें एक तालाब मिलेगा। सच में ये जगह की खूबसूरती आपका दिल को छू जाएगी। जापानीज फॉरेस्ट से निकलने के बाद ये रास्ता हमें लेके जाएगा आईफेल टावर की तरफ। भैया ये साइकिल का फेयर कितना है? 150 फॉर 30 मिनट्स। टॉय ट्रेन 150 250, एसी 250, नॉर्मल 150। और ये है एसी टॉय ट्रेन जो आईफेल टावर की सामने से छोड़ता है, और ये है टॉय ट्रेन जो नॉन एसी है। और ये है आईफेल टावर जिसे फ्रांस की पेरिस शहर की आईफेल टावर को देख के बनाया गया है। आईफेल टावर के नीचे से आईफेल टावर के ऊपर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है, और इस लिफ्ट से आप ऊपर जाके इको पार्क की एक व्यू ले सकते हैं। आईफेल टावर देखने के बाद हम आ गए उसी मोड़ पे जहाँ से हमने जापानीज फॉरेस्ट और आईफेल टावर देखना शुरू किया था। आप इस टॉय ट्रेन में बैठ के इको पार्क आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हर एक जगह बारीकी से देखना इस टॉय ट्रेन में चढ़ के पॉसिबल नहीं। उसके लिए आपको इको पार्क पैदल घूमना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे इको पार्क की गेट नंबर 2 के तरफ। तो चलिए चलते हैं। इसे कहा जाता है इको कार्ट। इस इको कार्ट की फेयर है 100 रुपीज पर पर्सन। गेट 2 की तरफ जाने के समय हमें रास्ते के साइड पे ये खूबसूरत फूल देखने को मिला। इको पार्क में बोटिंग की भी सुविधा है जो गेट 2 की सामने से उपलब्ध है। रास्ते का साइड में ये खूबसूरत स्टैचू इस रास्ते का शोभा कई गुण बढ़ा देता है। यही है इको पार्क की गेट नंबर 2। अक्सर टूरिस्ट इसी रास्ते से इको पार्क में आते हैं। यहाँ पे हमें एक पथ निर्देशक बोर्ड मिला जो ये दर्शाते हैं कि इको पार्क की कौन सा इम्पोर्टेंट जगह किस तरफ है। गेट 2 से जो रास्ता सीधे इको पार्क में आ रहा है ये बिल्कुल उसके सामने है। उसके साइड में ही आपको मिल जाएगा ये जेटी जहाँ से आप स्पीड बोट में चढ़ के इस लेक में घूम सकते हैं, और इसका फेयर है 100 रुपीज पर हेड। इसके साइड में हमें एक बोर्ड मिली जहाँ पे इको पार्क की एक पूरा मैप दिया गया है, और उसमें
कौन सा गेट के सामने कौन सा देखने का जगह है ये भी अच्छी तरह से दिया गया है। इस पूरा मैप की एक फोटो उठा के अपने पास रख दीजिए, इससे आपको आगे जाके बहुत ही सुविधा होगी। और यह है सांता मोनिका बोट, जिसका फेयर है 150 पर पर्सन। गेट 2 की हर एक देखने का जगह गेट 2 से दाहिने तरफ है। सबसे पहले हमें एक खूबसूरत स्टैचू सामने देखने को मिली और इस स्टैचू से थोड़ी ही सामने हमें मिला आर्टिस्ट कॉटेज। लकड़ी से बनाया गया ये आर्टिस्ट कॉटेज कुछ देर के लिए हमारे कदम रोक देगी। इसके सामने आके ऐसा कोई नहीं था जो इसका खूबसूरती देख के कुछ देर रुक ना गया हो। आर्टिस्ट कॉटेज की बिल्कुल पीछे में ही हमें मिला रोज गार्डन, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रजाति की रोज देखने को मिली। जिन्हें फूल पसंद है, खास करके गुलाब, वो एक बार इस जगह पे जरूर आ सकते हैं। रोज गार्डन की बिल्कुल साइड में है गेट 2 की और एक खूबसूरत जगह टेराकोटा टेम्पल। तो चलिए टेराकोटा टेम्पल देखने चलते हैं। यही है वो टेराकोटा टेम्पल। ये टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बिष्णुपुर शहर में सबसे ज्यादा फेमस है और उसी का ये एक प्रतिरूप यहाँ पे बनाया गया है। दीवार में जो कलाकृतियां आप देख पा रहे हैं, इसे ही टेराकोटा आर्ट कहा जाता है। टेराकोटा टेम्पल की बिल्कुल पास में ही है ये येलो बैम्बू गार्डन और गार्डन का साइड से ये रास्ता हमें लेके जाएगा इको पार्क ऑफिस के तरफ और यही है इको पार्क ऑफिस। इको पार्क ऑफिस के सामने से ये रास्ता हमें ले जाएगा विलेज ऑफ बंगाल की तरफ। यही है इको पार्क में विलेज ऑफ बंगाल की मेन गेट। तो चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे टिकट प्राइस है 10 रुपीज पर हेड। अंदर में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे शहर छोड़ के कोई बहुत ही खूबसूरत गांव में आ पहुंचा हूं। गेट की एकदम साइड में हमें ये रथ देखने को मिला। और उसके बाद से ही शुरू हुआ विलेज ऑफ बंगाल की असली खूबसूरती। हमें यहाँ पे जगह जगह पे खेत खलियान देखने को मिली, बिल्कुल जैसे गांव में होता है। आप देख सकते हैं कि इस गांव को कितना खूबसूरती से सजाया गया है। किसी बड़े शहर की हर रोज की भागदौड़ की जिंदगी से अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ घंटे के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, आपको जरूर शांति मिलेगी। हमारे देश का गांव में जो हमें दिखाई देते हैं वो इस छोटी सी गांव के भीतर हमारे सामने रखा गया है। जैसे गांव में मिट्टी का चूल्हे में कैसे खाना बनाया जाता है, इसे कहा जाता है पालकी। इससे पहले जमाने में दुल्हन शादी करने के लिए जाते थे। और ये है गांव की पाठशाला जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। इसे कहा जाता है चंडी मंडप, जो हर एक गांव में होता था, जहाँ पे
बुजुर्ग या बच्चे सभी आके एक साथ बातचीत किया करते थे। कोई कोई जगह इस मंडप पे भी दुर्गा पूजा होता था। और ये है उस छोटा सा गांव की एक छोटी सी बाजार जहाँ पे लोग सब्जियां या मछली लेके आते हैं। विलेज ऑफ बंगाल देखने के बाद हम फिर से आ गए टेराकोटा टेम्पल के सामने। अब हम देखेंगे गेट नंबर 3 के सामने की हर एक इम्पोर्टेंट जगह। सबसे पहले हमें मिला रेन फॉरेस्ट या मिस्ट गार्डन। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे रास्ते के ऊपर से पानी की बूंदे यानी वाटर वेपर फेंका जा रहा है। इस रास्ते से गुजरने से सबको, स्पेशली बच्चों को, बहुत ही अच्छा लगेगा। गर्मी की मौसम पे ये जगह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मिस्ट गार्डन के बाद हम चले स्कल्पचर गार्डन देखने के लिए। यही है वो स्कल्पचर गार्डन। तो चलिए अंदर में प्रवेश करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर देखने को मिला और साथ में हर एक स्कल्पचर के बारे में बहुत सारे जानकारी भी प्राप्त हुआ। स्कल्पचर गार्डन देखने के बाद हम चले गेट 3 की और एक बहुत ही खूबसूरत जगह को देखने, जो है मास्क गार्डन। यही है वो मास्क गार्डन की गेट। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। हमें यहाँ पे तरह तरह की रंग बिरंगी मुखौटे देखने को मिला। ये गार्डन बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। मास्क गार्डन देखने के बाद हम चले हेलकोनिया गार्डन देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। इस जगह की खूबसूरती देख के सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये है हेलकोनिया गार्डन। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। इस खूबसूरत जगह के भीतर हमें एक पानी का तालाब मिला, जिसका बीच में एक छोटी सी आइलैंड हमें देखने को मिला। हेलकोनिया गार्डन से निकलने के बाद हमें ये दोनों मूर्ति देखने को मिली, जो सच में बहुत ही खूबसूरत था। इन दोनों मूर्ति देखने के बाद हम आ गए इस जगह पे। हमें ये जलपरी की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिली और इसके बिल्कुल साइड में हमें मिला गेट 3 की लास्ट अट्रैक्शन ट्री हाउस। तो चलिए चलते हैं। जमीन से कई फुट ऊंचे ये लकड़ी का चलने का रास्ता सबको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ से चलने से हमें ऐसा लगा कि जैसे पेड़ों का बीच से गुजर रहा हूँ। यहाँ से हमें इको पार्क की सबसे मेन अट्रैक्शन 7 वंडर्स दिखाई दिए। तो चलिए 7 वंडर्स देखने चलते हैं।
ये है 7 वंडर्स की टिकट काउंटर। टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ पर हेड। टिकट काउंटर की बिल्कुल साइड में हमें इको पार्क 7 वंडर्स की एक बोर्ड मिली। इस बोर्ड में हर एक वंडर्स की नाम दिया हुआ है और इसके बिल्कुल साइड में ही इको पार्क 7 वंडर्स की एक मैप दिया गया है जो ये दर्शाते हैं कि कौन सा वंडर्स कहाँ पे स्थित है। इजिप्टोलॉजिस्ट ये मानते हैं 2560 ईसा पूर्व में इन पिरामिडों को बनाया गया था और इन्हें बनाने में वक्त लगा था करीबन 10 से लेके 20 साल तक। पिरामिड के भीतर ये कलाकृतियां हमें कुछ देर के लिए प्राचीन मिस्र की याद दिला देगी। और ये है पेट्रा जो जॉर्डन कंट्री में अवस्थित है। ये दक्षिण जॉर्डन का एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर था। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि 300 ईसा पूर्व में ये शहर जॉर्डन का नबेटियन किंगडम की राजधानी हुआ करता था। ये जगह जॉर्डन की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस जगह को अल खजाना कहा जाता है। पेट्रा की बिल्कुल ऑपोजिट में हमें ताजमहल देखने को मिला जो आगरा की ताजमहल को देख के बनाया गया है। सन 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल की यादों में ये ताजमहल बनाए थे। और ये है ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियाँ। ईस्टर आइलैंड दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर की एक द्वीप है। इस आइलैंड में 1000 के करीब ये मूर्तियाँ हैं और इसे रूपा नुई लोगों ने बनाए थे। और ये है क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति जो ब्राजील की रियो डी जेनेरो शहर में अवस्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर देखने के बाद हम आ गए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए। इसे चीन की मिंग डायनेस्टी ने 1368 से लेके 1644 ख्रीष्टाब्द के भीतर बनाया गया था और ये चीन की उत्तरी हिस्से में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बिल्कुल साइड में ही हमें मिला रोम की कोलोसियम। तो चलिए चलते हैं। इस कोलोसियम को बनाया गया था 72 से लेके 80 ईसा पूर्व में और इसे बनाए थे रोम के सम्राट वेस्पेसियन ने। इस कोलोसियम में इंसानों के बीच तलवारबाजी और इंसान और जानवर के बीच लड़ाई होती थी और ये लड़ाई आमरण चलता था। यही वो जगह है जहाँ पे ग्लैडिएटर्स के बीच में जंग होता था
और कभी कभी इंसान और जानवरों के बीच में भी जंग होता था। यही वो जगह जहाँ पे इंसान और जानवर को रखा जाता था, जो बाद में ऊपर आके जंग करते थे। पहला गेम इस कॉलोसियम में सन 80 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लगातार 100 दिन तक चलता रहा। यहाँ पे हजारों लाखों संख्या में लोग आते थे ग्लैडिएटर्स के बीच तलवारबाजी देखने के लिए। और अब वक्त आ गया इको पार्क को अलविदा कहने की। सच में इको पार्क में घूमते घूमते कैसे एक पूरा दिन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर इस इको पार्क की वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।